हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। ओके, प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा था। कौन सा था वो? सभी को पता होगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने स्टडी किया था, एनर्जी, जिसमें हमने जनरेटर मोटर देखा था। मतलब इलेक्ट्रिक क्या था, एक टाइप ऑफ एनर्जी के पे हमने स्टडी किया था, मतलब चार्ज, कूलम, इसी चीज़ को लेकर हमने डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ने वाले एक न्यू एनर्जी के, एक नई एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले, विच इज़ वेरी कॉमन टू इन आवर इकोसिस्टम, इन आवर एनवायरमेंट, वो है हीट। मतलब जो आज हमारी स्टडी रहेगी या फिर जो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो कौन सा रहेगा? हीट। ठीक है, हीट रहेगा। अब सभी को पता है हीट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब इसमें क्या होगा, फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रोल आएगा। फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पिक्चर में आएगी और ये यूज होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। सभी को आप सभी को पता होगा कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब क्या होगा, हम हीट एनर्जी में अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रोल लगाते हैं या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं हीट एनर्जी में, इसका मतलब क्या होगा कि हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी अदर फॉर्म में। चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना? ठीक है, मतलब ये एक वन ऑफ द पार्ट हो गई इस पर्टिकुलर चैप्टर की स्टडी में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, अब पहले कंटेंट से गो थ्रू कर लेते हैं, सो दैट हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगी कि हम क्या पढ़ने वाले आगे। सबसे पहला हमारा रहेगा टॉपिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं हिडन हीट। हिडन मतलब छुपी हुई हीट, जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हम मेजरेबल नहीं है। अब हीट तो वैसे भी नहीं दिखती, तो हम हीट को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। हीट मेजरिंग डिवाइस होती है हमारे पास। चीज़ें क्लियर है? ये कितनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है या लिबरेट हो रही है। तो जो लेटेंट हीट हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो लेटेंट हीट का जो सबसे पहला कंसेप्ट रहेगा, दैट इज फर्स्ट लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, दैट इज हिडन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन हीट मतलब छुपी हुई है, हमें नहीं दिखाई देती, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब जब लेटेंट हीट की हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज इन हीट एनर्जी तो मिलेगी, पर चेंज इन टेम्परेचर नहीं मिलेगा। चीज़ें क्लियर है? आपको कंफ्यूज हो रहा होगा सर, टेम्परेचर और हीट आप अलग क्यों कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि टेम्परेचर और हीट दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ये हम बताएंगे आगे कि हीट और टेम्परेचर दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है। चीज़ें क्लियर है? तो उसमें से हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हीट चैप्टर में। जब आप इससे पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो है एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। सर ये एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर से ऐसा लगता है कि बहुत क्लासिक एक कोई कंसेप्ट या फिर कोई थ्योरी होगी, वर्ड से ऐसा लगता है एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना? ऐसा सेंटेंस से लगता है वाओ इट्स सो पावरफुल, पर ऐसा नहीं है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर ये बताता है सिंपल सा कि डेंसिटी या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हीट प्रोवाइड करोगे तो वो क्या होता है? एक्सपांड होता है। हाँ है ना? ठीक है, एक्सपांड। जैसे आप कोई मेटल में हीट प्रोवाइड करते हो, क्या होगा? एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में इस यूनिवर्स में जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपांड होता है। चलो ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर है, सभी को पता है। ओके, वैसे ही वाटर के साथ अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा? वाटर से वो गैसियस स्टेट में जाएगा, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? हीट अप, एक्सपांड होगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर कम करने की, मतलब हम उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, उसको हीट उसमें से रिमूव कर रहे हैं। हीट रिमूव करते हैं तो हम क्या करते हैं? चीज़ें पता है हमें, कॉन्ट्रैक्ट होती है। आपने देखा होगा विंटर्स में कोई भी चीज़ क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है ना? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब वाटर भी ये बिहेवियर दिखाता है, पर वाटर एक सर्टन टेम्परेचर था कि ये कुछ इस तरीके से बिहेवियर शो करता है। जैसे ही आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे कुछ लिमिट के बाद, पर वाटर फिर से एक्सपांड करना शुरू करता है। देखो है ना इंटरेस्टिंग? अभी तक क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम कम होते जा रहा है। एक सर्टन लेवल आएगा, हम देखेंगे आगे वो लेवल क्या होती है, एट व्हाट टेम्परेचर दिस चेंजेस। उसके बाद एक सर्टन टेम्परेचर पर रुक जाता है, उसके बाद फिर से आप टेम्परेचर कम करोगे तो वाटर एक्सपांड होना शुरू करता है, मतलब इनवर्स वर्क करते हैं। इसी बिहेवियर ऑफ वाटर को हम कहते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। चीज़ें क्लियर है? उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी से समझ में आ रहा होगा, किसी की क्षमता। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? क्षमता। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में वो हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, अगर हम एक यूनिट मास ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ आयरन बॉल, 1 kg ऑफ वाटर,
ठीक है, 1 kg ऑफ एनी अदर मटेरियल कंसिडर एज लाइक अ ग्लास या फिर मेटल बॉल या फिर वाटर हम कंसिडर करते हैं, 2 एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, 1 kg ऑफ मेटल बॉल और 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। अब जब आप इसे हीट प्रोवाइड करोगे तो आप इसके बाद आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जो अमाउंट ऑफ कैपेसिटी है, मतलब 1 kg ऑफ वाटर और 1 kg ऑफ आयरन बॉल में जब आप कंपेयर करोगे, अगर आपने 5 मिनट तक कांस्टेंट हीट प्रोवाइड की तो आप देखोगे कि दोनों में हीट एनर्जी डिफरेंट अक्यूमुलेट हुई है, डिफरेंट एनर्जी अक्यूमुलेट हुई है। मतलब क्या होगा, किसी की एनर्जी कैपेसिटी ज़्यादा है, किसी की एनर्जी कैपेसिटी कम है, ठीक है। इसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हीट कैपेसिटी कितनी होती है। चीज़ें क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी। अब जब हम हीट और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करें तो आपको एक ड्यू पॉइंट आएगा और एक ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट आएगा। अब नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में ये चीज़ें कहते हो, ठीक है। जैसे आप कोस्टल रीजन के बारे में अगर हम बात करते हैं, कोस्टल रीजन जैसे मुंबई, चेन्नई, ये जो कोस्टल रीजन है, हमारा कोस्ट लाइन जो है इंडिया का, आपने बहुत बार ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की होगी, सर यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, ह्यूमिड होता है। तो ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द टर्म ह्यूमिड। फिर हम कहते हैं ड्यू, सर ड्यू आ गई है ना। जैसे विंटर सीजन में आपने देखा होगा, इन मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर इन इंडिया वी विल सी दैट कि पर्टिकुलर हमारे व्हीकल या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आउटर सरफेस पर रखा उस पर ड्यू आ जाती है, जिसे हम हिंदी में ओस कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे किस टेम्परेचर या फिर पर्टिकुलर किस पॉइंट के बाद प्रेशर है, टेम्परेचर है, किस फैक्टर पे ये ड्यू अक्यूमुलेट होती है, ये सारी चीज़ें हम हीट चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। चीज़ें क्लियर है। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया क्या पढ़ने वाले हैं, लेटेंट हीट, फिर उसके बाद एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर उसके बाद ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे। ये चीज़ें क्लियर है। ओके, अब हीट में पढ़ने से पहले हमें पहले तो ये देखना है कि जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे कि हीट एनर्जी कहीं से ट्रांसफर कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में अगर कह रहे हैं कि सर एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब अगर हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। एनर्जी है, ट्रांसफर होगी, हमने एनर्जी साइकिल पढ़ा होगा आपने। तो हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, यहाँ पे 3 मीडियम्स होते हैं हीट एनर्जी ट्रांसफर होने के। फर्स्ट है कंडक्शन, सेकेंड आता है कन्वेक्शन और थर्ड आता है रेडिएशन। ये है 3 डिफरेंट फॉर्म्स या फिर हम कह सकते हैं 3 डिफरेंट रास्ते जिस तरीके से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब पहला हम डिस्कस करते हैं कंडक्शन के बारे में। सर कंडक्शन क्या होता है? इस प्रोसेस में कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर when 2 objects are physically contact। जब 2 ऑब्जेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट में हैं तभी आपको जो फ्लो ऑफ एनर्जी मिलेगी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। चीज़ें क्लियर है। जैसे कि अब कंसीडर करते हैं ये ट्यूब है, आयरन ट्यूब, ठीक है। इसी को हमने एक आयरन क्यूब से अटैच करके रखा है, आयरन क्यूब से अटैच करके रखा है, ठीक है। ये कंप्लीटली अटैच्ड है। अब हमने क्या किया है, जो हीट एनर्जी है डेल्टा विल बी द साइन ऑफ एनर्जी दैट इज हीट एनर्जी इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। चीज़ें क्लियर है। अब हमने क्या किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दिया इस पर्टिकुलर क्यूब को, सॉरी क्यूब नहीं, इस सिलेंड्रिकल फॉर्म जो सिलेंड्रिकल से बना है। लेट अस कंसीडर ए और इसे हम बी नाम दे देते हैं। चीज़ें क्लियर है। अब क्या हो रहा है देखो, अब हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की है वो किसे प्रोवाइड की, ऑब्जेक्ट ए को। ऑब्जेक्ट है दैट इज सिलेंड्रिकल, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए में हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसमें हीट एनर्जी अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी और ये हीटअप हो जाएगा, हाँ है ना। ये क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। अब कुछ देर बाद आप देखोगे आपने बी को तो एनर्जी प्रोवाइड की ही नहीं है, ठीक है। बी में हमने कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं किया। स्टिल आप ऑब्जर्व करोगे थोड़ी देर बाद कि जो बी ऑब्जेक्ट बी है, ये भी, इसका भी कुछ टेम्परेचर जो है वो हीटअप हो चुका है। मतलब यहाँ पे भी इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर आपको देखने मिला, हाँ है ना। ये कैसे हुआ, सर हमने तो क्यूब जो क्यूब है दैट इज ऑब्जेक्ट बी, उसमें तो हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं किया हमने। हीट एनर्जी जो प्रोवाइड किया वो बॉडी ए पे प्रोवाइड किया। स्टिल बॉडी बी कैसे हीटेड हो गया, इसका टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी ए टू
बी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी क्या करती है, फ्लो करती है, और एनर्जी हमेशा कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम हायर पॉइंट हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। ये सभी को पता होगा, जो एनर्जी होती है वो हमेशा हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट फ्लो होती है। वैसे ही टेम्परेचर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपके घर में जो टैप है, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम समझते हैं। आपने एक ओवरहेड टैंक लगाया, हमारे टेरेस पे एक ओवरहेड टैंक है जो वाटर कंप्लीटली स्टोर करके रखता है, ठीक है। यहाँ से पाइपलाइंस आती है, ये पाइपलाइन आती है, और हमारे घर में एक टैप लगा होता है ना, एक टैप होता है। अब आप एक कोशिश कीजिए, जो डाउनवर्ड एक ओवरहेड टैंक लगाते हैं और हम अंडरग्राउंड टैंक भी यूज़ करते हैं, है ना। आज के डेट पे अंडरग्राउंड टैंक्स भी यूज़ होते हैं। स्मार्ट कंस्ट्रक्शन ये अंडरग्राउंड कर देती है, इसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक, और ये ओवरहेड वाटर टैंक। अब एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब ओवरहेड वाटर टैंक में जो वाटर होता है, यहाँ पे आप किसी भी तरीके का आपको पंप या किसी भी तरीके का मैकेनिकल वर्क आपको यूज़ नहीं करना है। आप सीधा टैप ओपन कीजिए, वाटर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, आपके टैप में वाटर आना शुरू हो जाएगा, है ना। पर जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम पंप यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पंप यूज़ करते हैं। पंप क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर फ्लो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये हाइट पे है, तो इसमें जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। रेस्ट कंडीशन मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, हाइट कम, तो इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो वाटर ऑटोमेटिक ऊपर राइज करे। चीज़ें क्लियर है। पर ओवरहेड टैंक में क्या होता है, वो हाइट पे रखने पे इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर हम इसमें एनर्जी लेवल के कंपैरिजन करेंगे ओवरहेड और अंडरग्राउंड टैंक में, ओवरहेड में ज़्यादा एनर्जी होती है। इसलिए देखो अपने डैम्प में हाइट ज़्यादा होती है। आपकी कॉलोनी में कोई एक वाटर टैंक होगा जो कंप्लीट एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा वाटर टैंक बनता है हमारे कॉलोनी में, वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बनता है। जितना ज़्यादा ऊंचाई पे रहेगा उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी, उतना दूर तक वो वाटर फ्लो करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब हमेशा जब एनर्जी फ्लो होती है, दैट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। ये कैसा होगा, ये हायर पॉइंट हो गया, ये हो गया लोअर पॉइंट, हाँ है ना। एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। इसी तरीके से जब हम हीट एनर्जी ऑब्जेक्ट ए में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ए में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मतलब इसमें एनर्जी क्या हो गई, इसमें हीट एनर्जी इंक्रीज हो गई। जबकि ऑब्जेक्ट बी में, बॉडी बी में एनर्जी था नहीं, एनर्जी जीरो था। तो इस केस में क्या हुआ, एनर्जी जो है हीट एनर्जी, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इट विल फ्लो फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, दैट इज ए टू बी, ए टू बी। समझ में आ गया। इसे कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट में होते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट में होते हैं। अब सर कन्वेक्शन क्या होता है, इसमें फिर से हम एक एग्जांपल ले लेंगे। सेम ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। अब हमने क्या किया है, अब इसे हमने सेपरेट आउट कर दिया है बाय सम डिस्टेंस विद द एनवायरमेंट। इसके बीच में क्या एनवायरमेंट है, इसके बीच में क्या है एनवायरमेंट है। ये जो हम वैक्यूम क्रिएट नहीं कर रहे, ये हमारा क्या है, ये एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट प्रेजेंट है। अब फिर से हमने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड कर दी ऑब्जेक्ट ए में। एज यूजुअल हम हमेशा कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट ए में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो आप देखोगे कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नो डाउट, हाँ है ना। हीट एनर्जी एक्यूमुलेट होगी। अब थोड़ी देर बाद देखोगे कि यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे आपको हीट एनर्जी महसूस होती है। ऑब्जेक्ट बी में हीट एनर्जी महसूस होती है, जबकि फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, पर एनवायरनमेंट प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एग्जांपल आप देखोगे तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी, कुछ इस तरीके से इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब सर ये एग्जांपल तो सर समझ में आ गया, फिजिकली वैलिड है, हम कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अगर हम पर्टिकुलर गैस पे किसी कंटेनर को रखते जो हीटअप करना है और उसी में आपने स्पून रख दिया है, ठीक है, जो लॉन्ग स्पून होता है वो स्पून रख दिया, तो आप देखोगे आपने हीट प्रोवाइड किया था कंटेनर पे, पर स्पून भी हीटअप हो चुका है। अब जैसे हाथ लगाओगे तो क्या होता है, हीटअप हो जाता है।
तो वो कंडक्शन प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी आपने कंटेनर पे प्रोवाइड की, कंटेनर से वो स्टिक ऑन था, मतलब कंप्लीटली फिजिकल कांटेक्ट में था वो स्पून, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो गई इसमें। हाँ है ना, चीज़ें क्लियर है। अब कन्वेक्शन में सर इसका एग्जाम्पल बताइए। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आप बॉन फायर लगाते हो, है ना, ठंडी में बॉन फायर हम लगाते हैं, या फिर हम होली, एक फेस्टिवल होता है हिंदुइज्म में, वो देखोगे होली, या फिर बॉन फायर, हम सबसे बेस्ट बॉन फायर के बारे में बात करते हैं। हम बॉन फायर लगाते हैं तो क्या हम उसकी हीट को ग्रैब करने के लिए क्या बॉन फायर के पास ऐसे हाथ लगा के बैठ जाते हैं? नहीं, हम एक सर्टन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। मतलब क्यों? ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और हम जो बैठे हैं वो कुछ डिस्टेंस पे बैठे हैं, है ना। जब ना कि हमने बॉन फायर को ऐसे ग्रैब करके बैठे, बॉन फायर को हम ग्रैब नहीं करते, हम क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस पे बैठते हैं। तो इससे क्या होगा, स्टिल हमें महसूस होती है कि हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड हो रही है ना, हम हीटअप हो जाते हैं, जबकि हम सोर्स ऑफ एनर्जी और हमारी बॉडी में डिफरेंस मेंटेन होता है। चीज़ें क्लियर है? डिफरेंस मेंटेन होता है। तो डिफरेंस मेंटेन होने के बाद भी लॉस ऑफ हीट, सॉरी, गेन ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जेक्ट वी विल बी शोइंग। चीज़ें क्लियर है? तो ऐसे प्रोसेस को इंपॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट होनी चाहिए। जब एनवायरनमेंट होगा तो वो कन्वेक्शन प्रोसेस कहलाएगा। चीज़ें क्लियर है? ओके। अब और एक रेडिएशन प्रोसेस क्या होता है, रेडिएशन प्रोसेस को समझते हैं। रेडिएशन प्रोसेस में क्या होता है, सेम यहां पे फिर से एक ऑब्जेक्ट रहेगा, लेट अस कंसीडर ए, और ऑब्जेक्ट बी रहेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट लेट अस कंसीडर एज बी। ठीक है, अब क्या रहेगा, ए विल बी द सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज हीट एनर्जी, ए विल बी द सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टिल बी विल गेन द एनर्जी, बट इन दिस केस देयर विल बी नो एनवायरमेंट इन बिटवीन। यहां पे क्या रहेगा, नो एनवायरमेंट। हम कह सकते हैं वैक्यूम, हम यहां पे कह सकते हैं वैक्यूम। अब इसका एग्जांपल बताइए। इसका एग्जांपल ये तो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, सन एंड अर्थ। अगर ए सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर हम इसे सन कंसीडर कर देते, ठीक है, चलो कंसीडर, ये सन है और ये हमारी अर्थ हो गई, हाँ है ना। अब ये दो बॉडी है, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सन, और ये एक बॉडी। क्या बीच में एनवायरमेंट प्रेजेंट है? नहीं, वैक्यूम प्रेजेंट है, कंप्लीटली वैक्यूम प्रेजेंट है। स्टिल जो सन एमिट करती है हीट एनर्जी, आपने देखा होगा समर और विंटर में हीट एनर्जी का डिफरेंस, मतलब जो सन एमिट करती है वो हमारी अर्थ या फिर डिफरेंट प्लैनेट इन द यूनिवर्स वो रिसीव करते हैं, है ना। स्टिल वहाँ पे एनवायरनमेंट प्रेजेंट नहीं है, कंप्लीटली वैक्यूम है। तो जब ऐसी प्रोसेस आपको देखने मिलेगी जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी होगी फ्रॉम सोर्स टू द अनदर ऑब्जेक्ट, वेल देयर इज नो एनवायरनमेंट इन बिटवीन देम, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रेडिएशन। ठीक है, तो इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम रेडिएशन फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसलिए आपने सुना होगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है, सन से आती है। रेडिएशन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये ऐसे टाइप ऑफ एनर्जी है जो सोर्स से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करिए विदाउट एनी एनवायरनमेंट। यहाँ पे हमने रेडिएशन का वर्ड यूज़ किया कंडक्शन और कन्वेक्शन में नहीं, यहाँ पे हमने एनर्जी का यूज़ किया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एनवायरनमेंट है, ये रेडिएशन फॉर्म में आती है। चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक समझ में बहुत बेसिक है। ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना कि एक हीट एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर किस तरीके से होती है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से ट्रांसफर होती है। यहाँ पे चीज़ें क्लियर है? ओके, तो अब आप ही बताइए, ये इसमें सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी किस में सबसे बेस्ट ट्रांसफर होगी? सबसे बेस्ट मतलब जहाँ पे मिनिमम लॉस होगा। सबसे बेस्ट किसे कहेंगे हम? जहाँ पे लॉस मिनिमम होगा, है ना, जहाँ पे मिनिमम लॉस होता है उसी को हम बेस्ट डील कहते हैं, मिनिमम मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी कहाँ होगी। ठीक है, अब देखोगे जो पर्टिकुलर कंडक्शन ये सबसे मिनिमम लॉस करेगा। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम पार्टिकल्स यहाँ पे स्टिक ऑन है, मैक्सिमम पार्टिकल यहाँ पे स्टिक ऑन है। ठीक है, तो क्या होगा, जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी वो कंप्लीट 100% एनवायरनमेंट में लॉस ना होते हुए वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब कंडक्शन प्रोसेस विल शो द बेस्ट ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर। ये चीज़ें क्लियर है? अगर हम कंडक्शन और कन्वेक्शन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्शन में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जब ये ट्रैवल करेगी फ्रॉम ए टू बी, एनवायरनमेंट में क्या कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है,
ये क्या करेगी, कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने पास। तो क्या यहाँ से 100% एनर्जी ट्रांसफर होगी? नहीं, यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको लॉस ऑफ एनर्जी मिलेगी। मतलब जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है वो 100% एक्यूरेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है। ये चीज़ें क्लियर है कन्वेक्शन में। और रेडिएशन में क्या हो रहा है, रेडिएशन में भी डिस्टेंस है, तो हो सकता है ज़रूरी नहीं कि सारी जो पर्टिकुलर रेडिएशन एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, वो कंप्लीटली फ्रॉम ए टू बी ट्रैवल करेगी, वो सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे भी आपको लॉसेस देखने मिलेगा। चीज़ें क्लियर है। और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे लॉस भी आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा जो मर्क्यूरी होता है, द क्लोजेस्ट प्लैनेट, द फर्स्ट प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम, वो ज़्यादा हीटेड है, ठीक है, वो ज़्यादा हॉट टेम्परेट प्लैनेट है एज कम्पेयर टू अर्थ। वही अगर हम सोलर सिस्टम में पीछे जाते हैं, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर की तरफ, वो कोल्ड प्लैनेट है। क्यों? बिकॉज प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, प्लैनेट का डिस्टेंस कैसा इंक्रीज हो रहा है। सो जो एनर्जी वहाँ उस पर्टिकुलर प्लैनेट तक जो पहुँच रही है वो मिनिमम पहुँच रही है, बिकॉज मैक्सिमम एनर्जी क्या हो रही है, उतने डिस्टेंस में स्कैटर्ड आउट होती है। तो रेडिएशन इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। द बेस्ट वन, अगर आपको हीट एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो आपका कंडक्शन इज द बेस्ट वन। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक ये बेसिक है हमारा हीट ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी का। चलो, ओके, थैंक यू।